बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गैटिंग चैप्टर 27 की पार्ट 3 की वीडियो को, जिसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को या रीनल ब्लड फ्लो को हम नॉर्मली रेगुलेट किस तरह से करते हैं, हम इसको कंट्रोल किस तरह करते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है, पार्ट 2 की वीडियो में हमने देखा है कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको याद होगा हमने कहा था कैपिलरीज का फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट भी इफेक्ट करता है, बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इफेक्ट करता है, इसी तरह कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर्स भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हम इन फैक्टर्स को आम तौर पर रेगुलेशन के लिए यूज़ नहीं करते। मसलन अगर हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाना है तो हम आम तौर पे ऐसा नहीं करते कि कैपिलरीज का फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट चेंज कर दें, ना ही हम बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चेंज करते हैं। तो आम तौर पे हम किस चीज़ की मदद से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बढ़ा घटा रहे होते हैं, वो चीज़ है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। यानी कि ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, इसके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को आम तौर पे इंक्रीज डिक्रीज करके हम अपनी फिल्ट्रेशन को बढ़ाते या घटाते हैं। अगर फिल्ट्रेशन ज़्यादा करनी होगी तो हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा कर देंगे ताकि ज़्यादा फिल्टर आउट हो जाए, और अगर फिल्ट्रेशन कम करनी होगी तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कम कर देंगे। ठीक हो की बात। अच्छा, अब कौन सी चीज़ें हैं जो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को रेगुलेट करती हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको पता है यूजुअली वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवाता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन होगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो वो बहुत ज़्यादा वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवाएगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द रीनल आर्टरीज। जारी बात है, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो किडनी में थोड़ा ब्लड जाएगा और फिल्ट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज कर देता है। अच्छा, अगर इसकी माइल्ड हो जाए, माइल्ड एक्टिवेशन हो जाए, उससे क्या होता है, माइल्ड एक्टिवेशन की वजह से ब्लड फ्लो तो बहुत कम नहीं हो पाता, अलबत्ता रेनिन रिलीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हल्का सा भी अगर आर्टीरियल प्रेशर कम हो तो रेनिन रिलीज होगी, और रेनिन कहती है कि चलो यार फिल्ट्रेशन तो हो ही है, लेकिन कम से कम हम फ्लूइड को यूरिन में ज़ाया होने से बचा लें। तो रेनिन फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब ज़्यादा करवा लेती है और अल्टीमेटली एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर को डिक्रीज कर लेती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन होगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ही कम हो जाती है, और अगर माइल्ड एक्टिवेशन होगी तो शायद फिल्ट्रेशन तो इतनी कम ना हो सके, लेकिन रेनिन की वजह से रीअब्जॉर्प्शन हम कर लेते हैं, यूरिन में हम बहरहाल ज़ाया नहीं होने देते। ठीक हो की बात। तो ये हमने देख लिया सिंपैथेटिक नर्व्स किस तरह से काम कर रही हैं, और काफ़ी एक्सटेंसिव काम होता है। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये रिचली इनर्वेट कर रहा होता है आपकी किडनीज़ को, किडनीज़ में इनका काफ़ी ज़्यादा असर और रसूख है। ठीक हो की बात। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बाद हम कुछ हार्मोनल और ऑटोकॉइड फैक्टर्स को देखते हैं। देखें जी, सबसे पहले देखते हैं नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। इसका जो इफेक्ट है यार सिंपैथेटिक से सिमिलर ही होगा, क्योंकि आपको पता है आमतौर पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में ही एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए या हम कहें नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज़ कर जाए, एपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज़ कर जाए, ऑलमोस्ट एक ही बात है। सही हो गई बात। फिर एक और वेसोकंस्ट्रिक्टर है जिसका नाम है एंडोथिलिन। ये क्या होती है, बेसिकली जब आपकी कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है ना, तो वहाँ पे एंडोथिलिन रिलीज होता है, जो कि वहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। क्यों वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है? जारी बात है यार, देखो अगर पाइप में किसी जगह पे सुराख हो गया है, हम चाहते हैं यहाँ से पानी लीक ना हो। ठीक है, तो हम पीछे से ज़ोर से पाइप को पकड़ लेंगे कि यार यहाँ पानी आए ही ना, पानी आएगा तो लीक होगा। तो इसीलिए अगर कहीं पे ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएं तो वहाँ पे एंडोथिलिन रिलीज होता है, ताकि वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाई जा सके और ब्लीडिंग को रोका जा सके। ठीक है, तो एंडोथिलिन क्या है? एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है। डन हो के बाद अब चूंकि ये वेसोकंस्ट्रिक्टर है तो जारी बात है ये भी जब हमारी ब्लड ये रीनल आर्टरीज वगैरह में आएगा तो ये वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवाएगा, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज करवाएगा। सही हो गई बात। ये एंडोथिलिन बहुत सी सिचुएशन में रिलीज होता है, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है, रीनल फेलियर में रिलीज हो सकता है, वास्कुलर इंजरी में रिलीज हो सकता है। किसी भी चीज़ के नतीजे में अगर ये रिलीज होगा, किसी भी डिजीज़ के नतीजे में अगर ये रिलीज होगा तो ये वेस्कुलर कॉज करवाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज करवाएगा। डन हो के बाद हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट देखा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को देख लिया, एंडोथिलिन को देख लिया। अब आते हैं एंजियोटेंसिन 2 की तरफ। एंजियोटेंसिन 2 भी बेसिकली एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग वेसोकंस्ट्रिक्टर है। देखिएगा बेसिकली होता क्या है। पहली बात तो ये है, एंजियोटेंसिन 2 रिलीज़ कब होता है? जब आर्टीरियल प्रेशर में कमी आती है तो हमारे पास रेनिन रिलीज होता है, और ये रेनिन एंजियोटेंसिन 1 रिलीज़ करवाता है, और एंजियोटेंसिन 1 फिर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि आर्टीरियल प्रेशर की कमी की वजह से एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म होता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म होकर करता क्या है? ये बेसिकली वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवा रहा है, लेकिन इसकी वेसोकंस्ट्रिक्शन एफरेंट आर्टेरियोल्स पे ज़्यादा नहीं होती, इफरेंट आर्टेरियोल्स पे ज़्यादा होती है। ठीक है, पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया या नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन हो गई, वो तो हर जगह की वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं ना, लेकिन ये जो मोहतरम है एंजियोटेंसिन 2, ये एफरेंट आर्टेरियोल पे ज़्यादा काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं काम कर पाते? क्योंकि होता ये बेसिकली
ये अपनी तरफ से यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, लेकिन कुछ और सब्सटेंसेस यहाँ पे मौजूद होते हैं जिस तरह नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, कुछ और वेजोडायलेटर्स मौजूद होते हैं एफरेंट आर्टरियोज में। तो एफरेंट आर्टरियोज में इनका वेजो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस वेजोडायलेशन करवा रहे हैं, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, तो समझ लो एफरेंट आर्टरियोल पर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे। अलबत्ता इफरेंट आर्टरियोल को बेसिकली ये इफेक्ट कर रहे होते हैं, इफरेंट आर्टरियोल की ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करवा रहे होते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 प्रेफरेंशियली कंस्ट्रिक्ट्स इफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है। ज़्यादातर इनका असर किस चीज़ के ऊपर है? इफरेंट आर्टरियोल्स पे। अब देखो इफरेंट आर्टरियोल्स पे इनके असर से फ़र्क क्या पड़ता है? जब इफरेंट आर्टरियोल्स में कंस्ट्रिक्शन होगी तो आपके ग्लोमेरुलाई के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जब ग्लोमेरुलाई के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी वजह से फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगी। ये तो नुकसान वाली बात हो गई। भाई एक बंदे का आर्टीरियल प्रेशर कम हुआ है, हम चाहते हैं कि ब्लड वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाए इसका, ताकि आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तो बढ़ गया। तो एक बात इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है, आपको याद होगा हमने कहा था एंजियोटेंसिन 2 एफरेंट आर्टरियोल्स पे ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो पाते। एफरेंट आर्टरियोल्स पे असरअंदाज नहीं हो पाता है क्योंकि एक तरफ एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, दूसरी तरफ कुछ और सब्सटेंसेस यहाँ पे वेजोडायलेशन करवाते हैं, ठीक है। वो कौन से सब्सटेंसेस हैं? वो यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह हैं जो कि एफरेंट आर्टरियोल्स में वेजोडायलेशन करवा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल रखने में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ना होते तो क्या होना था? एंजियोटेंसिन 2 ने एफरेंट आर्टरियोल्स को भी कंस्ट्रिक्ट कर देना था, इफरेंट को भी, और अगर एफरेंट आर्टरियोल्स कंस्ट्रिक्ट होते तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता। तो ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने एफरेंट आर्टरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट नहीं होने दिया। हाँ, इफरेंट आर्टरियोल्स को एंजियोटेंसिन कंस्ट्रिक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है और फिर हम रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से ज़ाया हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रोल है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मलाइज रखने के लिए। अच्छा जी, फिर यहाँ पर उन्होंने ड्रग का जिक्र किया हुआ है कि अगर हम किसी इंसान में ब्लड का वॉल्यूम बहुत थोड़ा हो गया है या सर्जरी की वजह से ब्लड लॉस बहुत हो गया है, ऐसी कंडीशन में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एस्प्रिन। तो ये ड्रग्स इन वेजोडायलेटर्स को ख़त्म करते हैं, इन वेजोडायलेटर्स को काम नहीं करने देते। जब वेजोडायलेटर्स को काम नहीं करने देंगे तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं यार खैर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने दो, इस वक्त बॉडी के ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल रखना ज़्यादा ज़रूरी हुआ है हमारे लिए, ठीक है। तो हम कई दफ़ा इन वेजोडायलेटर्स को मतलब इनको इनहिबिट कर देते हैं ताकि हम बॉडी के वॉल्यूम को दोबारा नॉर्मलाइज कर सकें। गुड हो गई बात। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे पास फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और रीनल ब्लड फ्लो था। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि किडनी खुद ब खुद किस तरह से रेगुलेट करती है। ये वो रेगुलेशन है कि अगर आप किडनी को बॉडी से निकाल भी दो ना, उस सिचुएशन में भी ये रेगुलेट कर लेगी इन चीज़ों को। यानी कि इस ऑटो रेगुलेशन को ना किसी सिंपैथेटिक सिस्टम की ज़रूरत है, ना किसी हार्मोन्स की ज़रूरत है, ना ब्लड के अंदर कोई नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह, ना किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है। ये ऑटो रेगुलेशन है, ये खुद ब खुद रेगुलेट करेंगे। अच्छा, वैसे तो ऑटो रेगुलेशन हमने जब सीवीएस का यूनिट पढ़ा था तो हमने नॉर्मल टिश्यूज़ की भी पढ़ी हुई है कि यार अगर किसी टिश्यू के पास ब्लड थोड़ा जा रहा है तो वहाँ वेजोडायलेशन हो जाएगी ताकि ब्लड ज़्यादा चला जाए, और अगर ब्लड कम। लेकिन वो जो ऑटो रेगुलेशन थी वो थी किसी भी टिश्यू के ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ऐसी था ना, हम कहते थे भाई किसी मसल को अगर ऑक्सीजन कम मिल रही है तो वहाँ पे आपको याद होगा ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी के तहत हमने कहा था वेजोडायलेशन हो जाएगी और ज़्यादा ब्लड चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का तो मसला ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑटो रेगुलेशन किस लिए हो रही है? जाहिर सी बात है एक्सक्रीशंस को नॉर्मल रखने के लिए हो रही है कि वाटर की एक्सक्रीशन, सोडियम की एक्सक्रीशन, इन चीज़ों की एक्सक्रीशन को नॉर्मल रखा जा सके। सही होगी बात। तो ये ऑटो रेगुलेशन बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी एक्सक्रीशन को नॉर्मल रखने के लिए, हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल रखने के लिए, चाहे इंसान का आर्टीरियल प्रेशर चेंज हो रहा हो। सही हो गई बात। वैसे तो अकल कहती है कि यार अगर थोड़ा सा भी आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा तो फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी और यूरिन ज़्यादा निकल जाएगा, और अगर आर्टीरियल प्रेशर कम हो तो ये तो बड़ी नुकसानदेह वाली बात है। अब जिनका बीपी हाई है, उनका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है ना, तो उनका क्या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए? ये तो मसले वाली बात बन जाएगी। तो ये ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है और सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करता है। वो कह रहे हैं अगर आपका प्रेशर बहुत कम हो जाए, 70 to 75 mmHg तक आ जाए, ठीक, एक तरफ ये, और दूसरी तरफ प्रेशर बहुत इंक्रीज़ कर जाए, 160 to 180 तक चला जाए, तो आर्टीरियल प्रेशर में इतनी बड़ी चेंज लाने के बावजूद भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में सिर्फ 10% से भी कम की चेंज आती है, ठीक है। तो ये क्यों इतना स्टेबल है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? ऑटो रेगुलेशन की वजह से। तो ऑटो रेगुलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सिग्निफिकेंस को समझना हो तो यहाँ पे थोड़ी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात की हुई उन्होंने। वो कहते हैं भाई एक नॉर्मल इंसान में क्या होता है, एक दिन में 180 लीटर्स वाटर फिल्टर आउट होता है, जिसमें से 178.5 लीटर हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पीछे यूरिन में कितना गया? सिर्फ 1.5 लीटर होता है जो कि यूरिन में ज़ाया होता है। सही हो गई बात।
180 लीटर्स फिल्टर आउट हो रहा है, इसमें से 178.5 हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब अगर किसी इंसान में ये ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ना हुआ तो फिर क्या होगा, होना ये है जी थोड़ा सा आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा, और आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने की वजह से ज़ाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि 10% आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाए, तो आर्टीरियल प्रेशर 10% बढ़ गया, 100 to 125 हो गया, 10% फिल्ट्रेशन भी बढ़ा देते हैं। तो फिल्ट्रेशन बढ़ाएं, फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी 180 लीटर से 225 लीटर्स, और अगर रीअब्जॉर्प्शन उतनी ही रही जितनी पहले थी तो अब आपका यूरिन बजाय इसके कि 1.5 लीटर बने, अब 46.5 लीटर्स पर डे बनना शुरू हो जाएगा। इतना ज़ाहिर बात है बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपका टोटल ब्लड के अंदर अगर प्लाज्मा देखा जाए तो 5 लीटर्स ऑलमोस्ट ब्लड होता है और तकरीबन 3 लीटर्स में प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो ये तो बंदा फ़ौरन मरने के करीब पहुंच जाएगा। थोड़ा सा बीपी शूट किया, यूरिन इतना प्रोड्यूस हुआ कि बंदा मरने के करीब पहुंच जाएगा। तो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे किस तरह से ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म काम करता है। ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऐसा नहीं होने देता, आर्टीरियल प्रेशर की थोड़ी सी चेंज की वजह से यूरिन वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने देता। किस तरह नहीं आने देता, एक तो हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को स्टेबल रखते हैं, वो कैसे रखते हैं अभी आगे जाकर डिटेल से देखेंगे। ठीक है, एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को स्टेबल रखते हैं, और दूसरा हम रीअब्जॉर्प्शन की वजह से भी काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान में ज़्यादा यूरिन बनने लगा है, मतलब अगर 180 लीटर से 225 लीटर फिल्टर आउट हुआ है, तो हम कहते हैं अगर फिल्टर आउट ज़्यादा हो रहा है तो रीअब्जॉर्ब भी ज़्यादा कर लो यार। ठीक है, यूरिन में तो कम से कम ना जाए ना। हम एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी नॉर्मल रखते हैं, मिसाल के तौर पे 180 से 225 तक नहीं जाने देते, 180 से सिर्फ 200 तक जाने देते हैं, और दूसरी तरफ रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा लेते हैं। वो पहले अगर 178.5 थी तो अब हम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा के 198 तक ले गए। तो हमने काफ़ी अच्छी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लिया है। ठीक है, काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज कर लेते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आर्टीरियल प्रेशर का इफेक्ट तो ज़ाहिर होगा ही ना। तो वो बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत इफेक्ट ये होता है कि अगर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है तो हम कहते हैं आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने की वजह से ज़्यादा पानी निकल रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रेशर डाययूरेसिस, और इसी तरह ज़्यादा सोडियम निकलता है जिसको हम कहते हैं प्रेशर नाइट्रीयूरेसिस। तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो ज़ाहिर बात है आर्टीरियल प्रेशर का होगा ही, वो आगे जाकर हम डिटेल से देख लेते हैं। लो जी, ये ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है उसके लिए समझना पड़ेगा ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक ऑटो रेगुलेशन को। ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक ऑटो रेगुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको देखते हैं क्या होती है बेसिकली। अब अगर हमें ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक को समझना है तो पहले देखना पड़ेगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स को। इसमें बेसिकली होता है कि हमारे पास, मैं बल्कि आपको ये जूम करके दिखाया था ताकि अपने फोन के को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। हाँ, ये देखिएगा, ये हमारे पास पहले एफरेंट आर्टरियोल है, ये इफरेंट आर्टरियोल है, ग्लोमेरुलाई के आर्टरियोल होते हैं ना। फिर आगे आप नेफ्रॉन में देखें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, फिर ये लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लिम्फ, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल। ठीक है, अच्छा डिस्टल ट्यूब्यूल देखना ग्लोमेरुलाई के बिल्कुल पास से गुजरता है। सही हो गई बात। तो डिस्टल ट्यूब्यूल का एक पोर्शन होता है जिसमें खास सेल्स होते हैं जिनको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का हाईलाइट किया हुआ है, इनको हम नाम देते हैं मैक्यूला डेंसा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने देख ली मैक्यूला डेंसा। इन सेल्स में हमने देखा है बहुत ढेर सारे गोल्जी अपरेटस पाए जाते हैं। तो जाहिर बात है गोल्जी अपरेटस का काम है सिक्रीशंस, तो अगर इन सेल्स में गोल्जी अपरेटस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है इन सेल्स में भी कोई ना कोई ये भी कुछ ना कुछ सिक्रीशंस करते होंगे। ये जो सिक्रीशंस करते हैं वो सिक्रीशंस असरअंदाज होते हैं इफरेंट आर्टरियोज और एफरेंट आर्टरियोज में। ठीक है, इन इफरेंट और एफरेंट आर्टरियोज में भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स समझने आपने इसमें तकरीबन 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होती हैं। एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का खास सेल्स मैक्यूला डेंसा, और एफरेंट आर्टरियोल इफरेंट आर्टरियोल्स के खास सेल्स जिनको कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। सही होगी बात। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म काम करेगा। किस तरह से रेगुलेशन होती है इस चीज़ को भी देखते हैं। मैं जूम आउट कर दूँ एक दफ़ा। हाँ जी, करते क्या है बेसिकली, हम सीधी सी बात है, हम चाहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आर्टीरियल प्रेशर की चेंज के साथ बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। तो उसके लिए हम 2 तरह के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, एक एफरेंट आर्टरियोल फीडबैक मैकेनिज्म, एक इफरेंट आर्टरियोल फीडबैक मैकेनिज्म। जाहिर बात है इन्हीं दो के ऊपर असरअंदाज होकर हम कुछ ना कुछ काम करेंगे ना। देखते हैं जी क्या काम होते हैं, देखते हैं वो मैकेनिज्म किस तरह से ये असरअंदाज होता है। बेसिकली बात यह है, मैक्यूला डेंसा सेंस करता है कि जो फ्लूइड आ रहा है उस फ्लूइड के अंदर सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन कितनी है या सोडियम की कंसनट्रेशन कितनी है। ठीक है, कैसे सेंस करता है, हमारी बला से। डायरेक्टिंग को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, पता नहीं ऐसी बातें लिखता है क्यों, जिसको खुद नहीं पता होती है। नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड कि इसको कैसे पता चलता है कि सॉल्ट कम हो रहा है सॉल्ट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है, जैसे ही सोडियम कम या ज़्यादा हो ये फ़ौरन एफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स को उसके मुताबिक पैगाम भेजता है। किस तरह पैगाम भेजेगा, क्या पैगाम भेजेगा, देखो बेसिकली बात ये है, जब आपके पास फिल्ट्रेट गुजरता है ना नेफ्रॉन में, तो नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट से गुजरता है। जाहिर बात है लूप ऑफ हेनले से गुजरता हुआ यहाँ तक आया है। लूप ऑफ हेनले के अंदर होती है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब अगर किसी इंसान के अंदर ये ग्लोमेरुलाई में थोड़ा ब्लड आया है
थोड़ा ब्लड आएगा तो फिल्ट्रेट थोड़ा होगा, फिल्ट्रेट थोड़ा होगा तो फिल्ट्रेट बड़ा स्लोली नेफ्रॉन में से गुजरेगा। जब स्लोली नेफ्रॉन में से गुजरेगा तो ज़ाहिर बात है सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, जब सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगी, मैक्यूलर डेंसर देखेगा कि सोडियम की कंसंट्रेशन तो बहुत थोड़ी है। ये हिसाब लगाएगा यार सोडियम की कंसंट्रेशन थोड़ी है, इसका मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन थोड़ी हुई है। ये एफरेंट आर्टरियोल से कहता है मेरे पास थोड़ा सोडियम आया, इसका मतलब है तुम लोग कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हो, तो तुम लोग डायलेशन करो और तुम लोग ज़्यादा फिल्ट्रेशन होने दो। तो ये जब सेंस करता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी आ रही है, तो वो दो तरह के काम कर रहा है। नंबर एक, ये मैक्यूलर डेंसर क्या करवाता है, एफरेंट आर्टरियोल्स को वेज़ोडाइलेट करवाता है ताकि एफरेंट आर्टरियोल्स वेज़ोडाइलेट करें, ग्लोमेरुलाई में ढेरों ढेर ब्लड आए और फिल्ट्रेशन इंक्रीज करे। और दूसरा काम ये रेनिन रिलीज करवाता है। जब रेनिन रिलीज होता है तो एंजियोटेंसिन 1 बनता है, एंजियोटेंसिन 1 बनता है तो वो फिर कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 आपको याद होगा हमने पढ़ा था, एंजियोटेंसिन 2 एफरेंट आर्टरियोल्स की वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था एंजियोटेंसिन 2 क्या करवाता था, इस डायग्राम में मैंने बात की थी ना, एफरेंट आर्टरियोल्स की वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवाता है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलाई के अंदर प्रेशर इंक्रीज करता है और फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही मैक्यूलर डेंसर ने हिसाब लगाया कि मेरे पास थोड़ा सोडियम आ रहा है, वो एस्टिमेट करता है, वो बड़ा सियाना है ना असल में, तो कहता है अगर थोड़ा सोडियम आ रहा है इसका मतलब है फिल्ट्रेशन कम हुई है। तो पहले नंबर पे वो एफरेंट आर्टरियोल से कहता है कि तुम लोग डायलेट करो ताकि ज़्यादा ब्लड आ सके, और दूसरे नंबर पर रेनिन रिलीज करता है ताकि एंजियोटेंसिन 2 एफरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट करवाए और ग्लोमेरुलाई में ज़्यादा ब्लड जमा हो, ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो सके। तो इन दो तरीक़ों से ये फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। जब ये हिसाब लगाता है कि यार सोडियम थोड़ा आ रहा है, इसका मतलब है फिल्ट्रेट थोड़ा होगा। सही होगी बात। तो ये हमने देखा किस तरह से मैक्यूलर डेंसर ने काम किया है और मैक्यूलर डेंसर ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल रखने की कोशिश की है। ये है हमारे पास ऑटो रेगुलेशन। किडनीज़ का मैक्यूलर डेंसर था, किडनीज़ का ही एफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल्स है, इन्होंने मिलकर काम कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने एक लार्जर डायग्राम शो की हुई है जस्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स की, जिसमें ये आपके पास डिस्टल ट्यूब्यूल के खास सेल्स हैं ग्रीन वाले मैक्यूलर डेंसर, और ये एफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल्स बनाए हुए हैं उन्होंने। और आप देख सकते हैं इनके अंदर भी खास सेल्स हैं, ये देखें कुछ डार्क सेल्स बनाए हुए हैं जिनको जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। यहाँ भी एफरेंट आर्टरियोल में भी कुछ सेल्स हैं जो कि ज़्यादा डार्क हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरी। ये अगर आपको सेल्स नज़र नहीं आ रहे तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा जूम हो गया ये, तो ये देखिएगा ये नज़र आ रहे हैं, कुछ ज़रा डार्कर सेल्स हैं। इसके अंदर भी ये थोड़े कुछ डार्कर सेल्स हैं। ये जो डार्कर सेल्स हैं ये उन्होंने शो किए हुए हैं कि वो जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं। तो एफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल्स में भी स्पेशल सेल्स होते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल में भी स्पेशल सेल्स होते हैं। ये सारे मिलकर एक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे एक और बात भी है, कई दफ़ा ये जो मैक्यूलर डेंसर का तरीका कार है, तरीका वारदात है, ये तरीका वारदात जितना सही नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये काम करता है। कैसे सही नहीं होता, देखो इसने क्या किया है, सिर्फ सोडियम की कंसंट्रेशन ये चेक करता है। अगर सोडियम कम है तो ये कहता है भाई फिल्ट्रेशन को बढ़ा दो। यार सोडियम की कमी की वजह ये भी तो हो सकती है ना कि लूप ऑफ हेनले पागलों की तरह सोडियम रीअब्सॉर्ब कर रहा है। हो सकता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नॉर्मल हो लेकिन सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बहुत इंक्रीज कर गई हो, या ये भी हो सकता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नॉर्मल है लेकिन सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बिल्कुल हो ही नहीं रही। ये क्या होगा, जब बिल्कुल नहीं होगी सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन तो मैक्यूलर डेंसर कहेगा ओए होए होए ब्लड में तो सोडियम बहुत ज़्यादा हुआ है, तो सॉरी फिल्ट्रेट में तो सोडियम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जब ये देखेगा कि फिल्ट्रेट में सोडियम बहुत ज़्यादा हुआ है तो ये एफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल से कहेगा भाई थोड़ा फिल्ट्रेशन को कम करो, सोडियम बहुत आ रहा है। हालांकि सोडियम बहुत आने की वजह फिल्ट्रेशन का ज़्यादा होना नहीं थी, बल्कि सोडियम के बहुत आने की वजह सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन की खराबी थी। ठीक है, तो ये अभी आगे जाके हम देखते हैं कि मैक्यूलर डेंसर के इस तरह के सियानेपन से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, वो भी आगे जाके देखेंगे। पहले इस ब्लू बॉक्स को देखिएगा, एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करने वाले एंजाइम्स की वजह से क्या नुकसान होगा। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता था, यहाँ पे हमने पढ़ा था एंजियोटेंसिन 2 एफरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रक्ट करता था ताकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ज़्यादा लेवल पर रखा जा सके। तो अगर आपने एंजियोटेंसिन 2 को ख़राब कर दिया, ये सही से ना बन सका, किस तरह ख़राब कर दिया, ये देखो कुछ ड्रग्स होते हैं वो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म ही नहीं होने देते, उनको हम कहेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं वो एंजियोटेंसिन 2 को काम ही नहीं करने देते, यानी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होते हैं, वो रिसेप्टर पे जाके काम ही नहीं करने देते। ठीक है, किसी भी वजह से अगर आपने एंजियोटेंसिन 2 को काम ना करने दिया तो फिर ज़ाहिर बात है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, तो फिर इस बेचारे इसको ना कहना कुछ भी, तो ऐसी सिचुएशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो सकता है। लेकिन मजबूरी में हमें ऐसे ड्रग्स यूज़ करने पड़ते भी हैं। ज़ाहिर बात है कभी किसी इंसान के हार्ट के लिए ऐसे ड्रग्स ज़रूरी हैं, और तो हमें ऐसे ड्रग्स यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन फिर हम ख़ास ख्याल रखते हैं कि कहीं बंदे का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत कम ना हो जाए, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो इनहिबिट हो रहा है। सही होगी बात, हम चाहते नहीं इनहिबिट करना, लेकिन यार अब एक बंदे के दिल को ठीक करने के लिए ड्रग दे रहे हैं, उससे एंजियोटेंसिन 2 में इनहिबिट हो रहा है तो क्या करें, मजबूरी है, दिल को तो ठीक करना है ना हमने।
सही होगी बात। तो ये हमने देखा कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं और उन ड्रग से क्या इफेक्ट आते हैं हमारे पास। अच्छा, अभी तक जो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था ये था जक्स्टा ग्लोमेरुलर ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसमें हमने देखा था किस तरह से ग्लोमेरुलाई के ऊपर असरअंदाज हो रही है। कौन सी चीज़ असरअंदाज हो रही है? डिस्टल ट्यूब्यूल। तो इसलिए कहा हमने ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर। एक तो यार ये अच्छा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ऑलराइट, ये तो हमने एक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म देख लिया। एक और भी ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है और वो है मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन। मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन नाम से जाहिर है इसमें मसल्स इन्वॉल्व होंगे। होता बेसिकली क्या है? सीधी सी बात है भाईजान, अगर आपके पास ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाए ब्लड वेसल्स में, जो आपकी रीनल आर्टेरियोल्स हैं, एफरेंट आर्टेरियोल वगैरह हो गए, इनमें ज़्यादा ब्लड आएगा तो जाहिर सी बात है जो मसल है वो स्ट्रेच होंगे। जब मसल की मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है ना तो मेम्ब्रेन कैल्शियम के लिए ज़्यादा परमिएबल हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ है? ज़्यादा ब्लड आया जिसकी वजह से मेम्ब्रेन मसल की स्ट्रेच की, मसल के अंदर कैल्शियम आ गई और आपको पता है जब मसल में कैल्शियम आती है तो कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाती है। सही होगी बात। तो ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। तो हाथ आगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम हो गया कि जब ज़्यादा ब्लड आएगा और वो स्ट्रेच कॉज करने की कोशिश करेगा, ब्लड वेसल को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, तो मसल्स उल्टा कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं और ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्लड को कहते हैं अपनी औकात में रहो। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को नॉर्मल रखेंगे। और खासतौर पे देखिएगा ये एक प्रेशर सेंसिटिव मैकेनिज्म है। जाहिर बात है प्रेशर आएगा उसी की वजह से स्ट्रेच हो रहा है ना। अगर प्रेशर इंक्रीज नहीं करता, वैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है तो फिर ये कुछ नहीं कर सकता। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज कर रहा है तो फिर ये खास काम नहीं करता। ये खास तौर पर प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये किडनी को हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड इंजरी से बचाता है। जाहिर बात है अगर हाइपरटेंशन होगी तो फिर ये वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा और किडनीज में आगे ज़्यादा ब्लड नहीं जाने देगा ताकि आगे कोई इंजरी वगैरह ना हो जाए। गुड हो गई बात। यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट होता है दो तरह के ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। एक हमने देखा ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म या ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म और दूसरा हमने देखा मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन। डन है जी। अच्छा, आगे अब हम ब्लू बॉक्स में कुछ चीज़ों को देखते हैं। हाई प्रोटीन इंटेक या हाइपरग्लाइसीमिया ये रीनल ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है। होता बेसिकली क्या है? देखो, अगर किसी इंसान ने ज़्यादा प्रोटीन्स खाई हैं उसके ब्लड में ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होंगी। अगर उसके ब्लड में ज़्यादा अमाइनो एसिड होंगी तो ग्लोमेरुलाई से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स फिल्टर आउट होंगी। हो गई। अब जब ज़्यादा अमाइनो एसिड फिल्टर आउट हो रही हैं तो हमें ज़्यादा अमाइनो एसिड रीअब्सॉर्ब करनी पड़ेंगी। जाहिर बात है अमाइनो एसिड्स को तो हम ज़ाया नहीं ना करते, ना अमाइनो एसिड को यूरिन में ज़ाया करते हैं, ना ग्लूकोज को यूरिन में ज़ाया करते हैं। जितने भी अमाइनो एसिड्स फिल्टर आउट हो उन सबको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह जितनी भी ग्लूकोज निकले उस सबको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं ना। लेकिन एक मसले वाली बात है और वो ये है अमाइनो एसिड्स रीअब्सॉर्ब होते हैं सोडियम के साथ। इनका ऐसा को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है कि ये जब रीअब्सॉर्ब होते हैं तो ये अकेले नहीं रीअब्सॉर्ब होते, ये सोडियम के साथ ही रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो अब अगर एक बंदे ने ज़्यादा प्रोटीन्स खाई हुई हैं तो उसकी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, उसके ब्लड में ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं, हमें लूप ऑफ हेनले में ज़्यादा अमाइनो एसिड्स रीअब्सॉर्ब करने पड़ेंगे। जब हम ज़्यादा अमाइनो एसिड रीअब्सॉर्ब करेंगे तो सोडियम भी ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। जब सोडियम ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो मैक्यूला डेंसा के पास थोड़ा सोडियम पहुँचेगा। मैक्यूला डेंसा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है। ये कहता है कि भाई मेरे पास सोडियम थोड़ा पहुँच रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाओ। हालांकि इसके पास सोडियम थोड़ा पहुँचने की वजह ये नहीं थी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, बल्कि उसकी वजह तो ये है ना कि अमाइनो एसिड बहुत हैं। बहरहाल इसको नहीं पता, इसने सीधा सीधा देखना है सोडियम की कंसंट्रेशन को। तो हम ये भी कहते हैं कि हमें इस चीज़ से ये पता चलता है कि जिसका मेन पर्पज़ है ना वो सोडियम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है। डिस्टिल टेबल में सोडियम की कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखना है। इसका मेन पर्पज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर्पज़ जो भी है 12 ये जो कर रहा है ना वो यही है कि मेनली ये सोडियम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखता है। अगर आपके पास ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं, ज़्यादा ग्लूकोज हैं और अमाइनो एसिड के एब्जॉर्ब होने के साथ सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई है, इसके पास थोड़ी सोडियम आ रही है, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाएगा ताकि फिल्टर रेट बढ़ जाए और अल्टीमेटली इसके पास आने वाले सोडियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो अगर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ रही है तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा सोडियम आए और इसके पास नॉर्मल अमाउंट ऑफ सोडियम पहुँचे। ये कहता है भाई मेरे पास नॉर्मल अमाउंट ऑफ सोडियम आनी चाहिए है। तो बस सिंपल सी बातें हैं, कोई इसमें ऐसा बिल्कुल चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर किसी इंसान की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में कोई डैमेज हो या ये जो लूप ऑफ हेनले यहाँ पे कोई डैमेज हो, कोई ऐसा डैमेज हो कि हम सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? इसके पास बहुत सोडियम पहुँच जाएगी और ये आर्टेरियोल से कहेगा कि यार मेरे पास बहुत सोडियम पहुँच रही है, तुम लोग अपनी फिल्ट्रेशन को थोड़ा कम करो। हालांकि फिल्ट्रेशन को कम करने की ज़रूरत नहीं थी भाई। सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन तो इसलिए नहीं हुई कि मेम्ब्रेन ख़राब है, वो तो इसलिए नहीं हुई। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो ऑलरेडी नॉर्मल थी, लेकिन इसको नहीं पता। ये कहता है मेरे पास सोडियम ज़्यादा आ रही है
इसका मतलब है फिल्ट्रेशन कम करो, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ से भी हमें यही पता चला कि ये सेल्फिश किस्म का आदमी है जिसने सिर्फ अपनी सोडियम कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना है, बाकी चीज़ें जाए भाड़ में, इसने अपनी सोडियम कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखना है, बराबर रखना है। गुड के बाद आखिरी चीज़ आती है अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रीनल ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कुछ और फैक्टर है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर एज को देखा जाए तो एट बर्थ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और रीनल ब्लड फ्लो थोड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 2 साल का बच्चा हो जाता है उसमें पूरा ज़बरदस्त किस्म का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो जाता है और फिर काफ़ी ज़िंदगी जो है वो इतना ही रहता है, सही रहता है। अलबत्ता 40 ईयर्स की एज के बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होना शुरू हो जाता है, हर 10 साल बाद 5 से 10% कम हो जाता है, इसी तरह हर 10 साल बाद। तो ये आपके पास फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मर्दों में और औरतों में फ़र्क है। मर्दों के अंदर रीनल ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट औरतों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बस कुछ बेसिक सी बातें हैं, एज से फ़र्क पड़ता है, जेंडर से फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ें हैं जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और रीनल ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर रही होती हैं। आई होप सो के कॉन्सेप्ट आपको अच्छी समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।